तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और मेरा नाम अजीत सिंह है और मैं आपको पॉलिटिकल साइंस जो वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस है वैश्विक राजनीति के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। इसमें हमारा ये टॉपिक चल रहा था कि शीत युद्ध के बाद में जो सोवियत संघ और अन्य देशों में जो प्रणाली अपनाई गई वो कौन सी प्रणाली थी, किस प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई थी, उस व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शॉक थेरेपी कि शॉक थेरेपी मॉडल क्या है। शॉक थेरेपी मॉडल के बारे में जानने से पहले हमें एक चीज़ का पता लगाना ज़रूरी है कि यहाँ पर इस मॉडल को क्यों अपनाया जा रहा था। इस मॉडल को अपनाने की क्या ज़रूरत थी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके परिणामों के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इसके क्या परिणाम रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग इसको समझा नहीं पाते हैं कि वास्तविकता में शॉक थेरेपी क्या थी। तो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि शॉक थेरेपी क्या थी। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि ये जो पश्चिमी देश थे, यहाँ पर व्यवस्था चलती थी पूंजीवादी और साम्यवादी, या यूँ कहा जाए सोवियत जो रूस था उसमें चलती थी साम्यवादी सोवियत। अब यहाँ पर सोवियत नाम का कोई देश नहीं बचा। ये 1991 में टूट गया, 1991 में समाप्त हो गया ये संघ और इसके स्थान पर छोटे छोटे राज्य बने, जिसमें मुख्यतः दो एक राज्य बना रूस, दूसरा मध्य एशियाई देश और पूर्वी यूरोप। इन देशों में नई व्यवस्था लाना था। तो पूंजीवादी व्यवस्था जीत गई थी और ये वैश्विक एक जीवन पद्धति बन गई थी, श्रेष्ठ पद्धति साबित हुई। लोगों ने कहा कि भाई जो हमारा विकास कर सकती है वो पूंजीवादी व्यवस्था कर सकती है, साम्यवादी व्यवस्था नहीं कर सकती, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था का टूटने का जो मूल कारण था वो यहाँ की आर्थिक स्थिति कमजोर होना था। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि अब ये वर्चस्व में आ गई है, ये अब पूरे विश्व में फैलने के लिए तैयार खड़ी हुई है। तो ये व्यवस्था जो है का अब यहाँ से इधर की ओर जा रही है, जहाँ पहले साम्यवादी था। लेकिन ये व्यवस्था बड़ी इतनी आसानी से नहीं जा रही थी, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था को बदलने के लिए यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित करना, यहाँ के लोगों को इस प्रकार के लिए मानसिक रूप से तैयार करना बहुत जरूरी था। फिर दूसरी चीज है कि इस नीति को लागू कौन करेगा, इस नीति का क्रियान्वयन कौन करेगा, ये भी बहुत बड़ी बात थी। फिर दूसरी चीज ये थी कि इस नीति को बनाएगा कौन, क्योंकि वहाँ के लोगों को तो उस प्रकार की नीति बनानी ही नहीं आती थी। तो यहाँ बनाएगा कौन, मार्गदर्शन कौन करेगा इसका, तो इसके बारे में आज हम पढ़े। देखिए, क्या था कि ये साम्यवादी व्यवस्था जो थी इसको बदलना था पूंजीवादी व्यवस्था में। तो पूंजीवादी तरीका क्या था, लोकतांत्रिक था। क्या था, लोकतांत्रिक तरीका था, मतलब वैधानिक तरीके से, सही तरीके से उन्हीं के लोगों के माध्यम से उसमें परिवर्तन लाना था। एक तो क्या होता है, गलत तरीके से या अवैधानिक तरीके से या बाह्य लोगों के हस्तक्षेप से वो प्रक्रियाओं को बदला जाता है, लेकिन खुद के लोगों के द्वारा ही बदला जाए या फिर उन्हीं की सरकार के द्वारा बदला जाए तो उसको कहते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था लाए। अब देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था जो लाना था वो व्यवस्था जो है अमेरिका की व्यवस्था थी। तो अमेरिका जो है वैश्विक महाशक्ति था, उसकी विचारधारा थी। वह भी ये जानता था कि अगर मैं यहाँ डायरेक्ट हस्तक्षेप करता हूँ तो इस प्रणाली का विरोध होगा। तो उन्होंने क्या किया, दो तीन संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनसे कहा कि भाई आप है ना पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। अगर पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है तो हमारा जो व्यापार है, हमारी जो इकोनॉमी है वो उसका
विकास होगा। तो इन दो संस्थाओं के ऊपर उन्होंने प्रभाव या दबाव डाला कि भाई आप अब जो साम्यवादी व्यवस्था को मानने वाली संस्थाएं थी उनका उनमें आप पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करें। तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो वहां जाएंगे नहीं, भाई कोई हमारे पास आएगा तभी तो हम मानेंगे ना, हम कहेंगे नहीं कि भाई आप ऐसी व्यवस्था बना लीजिए, आपकी जो कमजोरी है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बढ़ जाएगी, अच्छा माना जाएगा। जैसे मान लो जाए कोई मेरे पास आकर के कहता है कि मुझे परीक्षा में नंबर या परीक्षा में कम नंबर आते हैं, तभी तो मैं बताऊंगा उसको, मैं उसके घर जाके थोड़ी बता के आऊंगा कि भाई आपको इसमें मार्क्स कम मिल रहे हैं, इसमें आपको बढ़ाने चाहिए, आपको इस तरीके से लिखना चाहिए, उसको घर जाके नहीं बताऊंगा ना। तो इन्होंने कहा कि भाई हम घर तो नहीं बताएंगे। बोला आएंगे वो आपके पास? बोला कैसे आएंगे? बोला हाँ मैं बताता हूँ कि इनकी स्थिति क्या हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, इनको कोई पैसा दे ही नहीं रहा है, कोई देश इनको देने के लिए तैयार नहीं है। तो बोला ये आपके पास ही आएंगे। बोला अच्छा आते हैं तो हम लोग इनसे बात कर लेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई अब हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है, अब हमें पैसे की जरूरत है, लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि भाई हमारी जरूरतों को पूरा कीजिए। तो इनसे जब पूरा नहीं हो रहा था तो इन्होंने क्या किया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की बात की, ऋण लेने की बात की। इन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें ऋण क्यों दें? बोला आप जो कहेंगे हम कर देंगे, आप इस आधार पे दे दीजिए। बोला ठीक है कर दोगे? तो बोला हाँ कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप एक काम कीजिए, साम्यवादी व्यवस्था की सारी जितनी भी संरचनाएं हैं, जिस प्रकार की इनकी ढांचा है, उसको बदल करके किसी में कन्वर्ट कर दीजिए पूंजीवादी। इन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया, इन्होंने कहा कि बोला जो आपकी साम्यवादी व्यवस्था में संपत्ति है ना, उसका क्या कर दीजिए, निजीकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए? निजीकरण। संपत्ति इनके पास कई प्रकार की थी सरकार के पास जैसे एक तो थे फार्म थे, बड़े बड़े फार्म थे, इनका क्या कर दीजिए, निजी फार्म, इनको निजी फार्म बना दीजिए। दूसरा व्यवसाय चालू कर रखा था उन्होंने, इसको भी निजी कर दीजिए। फिर इन्होंने कहा कि बोला आपके पास जो उद्योग है उनको भी बेच दीजिएगा। बोला आपकी जितनी भी सारी संस्था है ना उन सबको क्या कर दीजिए, बेच दीजिए। तो ये क्या करना है आपको, संपत्ति का क्या करना है, निजीकरण करना है। फिर इसमें जो आप उद्योग हैं जो उसको बेच दीजिए या उसमें निवेश करवाइए। तो निवेश की बात चली। बोला निवेश बोला एक काम और करना पड़ेगा, आप कभी ऐसा सोचो कि भाई हमारे देश के निवेश करेंगे। बोला नहीं, बाहर के लोग भी यहाँ आकर के निवेश कर सकते हैं, तो बाहरी लोगों के लिए भी आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के लोग तो वहां तैयार बैठे थे ना वहां पैसा लगाने के लिए, इसीलिए तो अमेरिका चाह रहा था कि पूंजीवादी व्यवस्था चालू की जाए। तो इन्होंने कहा कि भाई आपके जो यहाँ व्यवसाय है सारे खोल दीजिए, निजी लोगों के लिए खोल दीजिए। अगर निजी नहीं खोलते हैं, राज्य के पास ये संपत्ति रहती है, तो कोई भी व्यक्ति वहां जाकर के व्यवसाय चालू नहीं कर सकता। यदि निजी हो जाएगा तो वहां पर क्या करेंगे, लोग जाएंगे और वहां पर पैसा लगाएंगे और पैसा लगा के अपना व्यवसाय चालू कर देंगे। बाहरी लोगों के लिए भी इन्होंने अर्थव्यवस्था को खोल दिया। इसके अलावा और क्या किया, बोला आप है ना बाहरी लोगों के लिए खोलेंगे, इसके साथ साथ आप है ना व्यापार को भी सुगम करेंगे, क्योंकि हमारे लोग वहां पर जा रहे हैं तो पैसा भी लेके जाएंगे और पैसे के साथ साथ वस्तु भी लेके जाएंगे और लेके आएंगे और बाहर भी बेचेंगे वो। तो व्यापार को क्या करना है, सुगम करना है। सुगम का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताएं मुझे सुगम का अर्थ क्या होता है। सुगम का मतलब चलो मैं बता देता हूं। सुगम का अर्थ होता है फ्री ट्रेड। आप जो टैक्स लगाते हो, आप जो शुल्क लगाते हो वहां, उस शुल्क को कम कर दीजिए, फ्री ट्रेड कर दीजिए, मुक्त व्यापार नीति को अपनाइएगा। और दूसरी चीज, सरकार जो होती है, सरकार उसको लोकतांत्रिक कर दीजिए। लोकतांत्रिक का मतलब जनता की प्रतिनिधि होनी चाहिए, जनता द्वारा चुने हुए होने चाहिए, किसी विशेष पार्टी के लोग नहीं होने चाहिए, किसी एक पार्टी के लोग ही नहीं होने चाहिए।
वहां पर पार्टियां और भी बनाई है। लोगों को विकल्प दीजिए, लोगों को अधिकार दीजिए, तो ठीक है। सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। जो भी गतिविधियां व्यावसायिक हों उनमें सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो, कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। फिर दूसरी चीज और भी इन्होंने कही, क्या कही? मुद्राओं की आपसी परिवर्तनता की जाए। मुद्राओं की आपसी क्या की जाए? परिवर्तनता की जाए। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनता का मतलब क्या होता है, ये भी आपको बता दूं। इन्होंने कहा मुद्राओं की आपसी परिवर्तन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनता, मतलब ये है कि डॉलर है, इसको रुपए में कन्वर्ट करना है, तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए एक विनिमय प्रणाली होनी चाहिए जो वैश्विक स्तर पर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उसके ऊपर सरकार का कब्जा हो, नहीं हम तो 10 रुपए की ही बेचेंगे। अगर मान ले जाए हम डॉलर खरीदेंगे, 1 रुपए का डॉलर खरीदेंगे, 1 रुपए में ही खरीदेंगे, नहीं होना चाहिए। जैसे भारत में अभी लगभग 78 रुपए चल रहा है ना, 1 डॉलर का मूल्य कितना चल रहा है? 78 रुपए चल रहा है। हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं हम तो 1 रुपए का, 1 डॉलर का 1 रुपए देंगे। ये वैश्विक स्तर पे होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि कोई विदेशी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति भारत में आएगा, मान लेते हैं भारत में पैसा लगाएगा, तो वो क्या लेके आ रहा है? डॉलर लेके आ रहा है। तो भारत में तो डॉलर नहीं चलता है। यहाँ पर अगर जमीन खरीदेगा, यहाँ पर वस्तु खरीदेगा, तो किससे खरीदेगा? डॉलर से खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। तो किससे खरीदेगा? भारतीय पैसे से खरीदेगा। भारतीय पैसा रुपया है, तो रुपये से जब ये खरीदेगा तो इस डॉलर को किस में कन्वर्ट किया जाए? रुपए में कन्वर्ट किया जाए, तभी तो ये खरीद पाएंगे यहाँ के वहाँ के लोग। तो इसे कहेंगे मुद्रा की परिवर्तनता। इसके अलावा और क्या था? इसमें वित्तीय खुलापन होना चाहिए। वित्तीय खुलापन होना चाहिए, वित्तीय खुलापन। जो पैसे का लेन देन है, वो जो बैंकिंग प्रणाली है, वो उनमें खुलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सरकार का नियंत्रण होना चाहिए सभी बैंकों पर। राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए। जैसे राष्ट्रीयकरण 1969 में कर दिया, 80 में कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, अब सरकार का कब्जा हो गया इन बैंकों पर। ऐसा नहीं होना चाहिए, वित्तीय खुलापन होना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रणाली को अपनाया जाएगा, तब तो हम आपको पैसा देंगे, अन्यथा पैसा नहीं देंगे। इन्होंने कहा भाई दे दो, भाई अब तो तुम कुछ भी कहोगे हम मानेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो आप पैसा नहीं दोगे। अब हमें अच्छे बुरे का भी नहीं पता है, इसके परिणाम भी नहीं पता है कि ये अच्छा है या हमारे लिए बुरा है, पर आपको हम देख रहे हैं कि आपकी जो नीति है आप उससे प्रॉफिट में है। अब ये प्रॉफिट हमें होगा कि नहीं होगा ये तो आगे ही बताएगा, लेकिन अभी हमें पैसा की आवश्यकता है तो वो दे दीजिए। तो इन लोगों को पैसा इस शर्त पे दिया और यहाँ पर भी पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित कर दी। जब बाद में लोगों को परिणाम का पता चला रही है तो बहुत बड़ी गलती कर दी हमने कि यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित कर दी। तो लोगों ने कहा अरे ये तो शॉक कर दिया। शॉक का मतलब होता है धक्का लगना, आघात। शॉक थेरेपी का मतलब होता है उपचार करना। शॉक थेरेपी धक्का लगा करके, मतलब पीट करके उपचार करना। किसी व्यक्ति को आप पीटते हो, पहले ये 2-4 थप्पड़ मार दिए, थप्पड़ मारने के बाद में कहा अरे ये तो गलती से हो गया, अरे कोई बात नहीं, अब नहीं होगा, अब ध्यान रखूंगा। तो उसका उपचार करने के लिए अच्छा चल चोट लग गई, अब चलिए इसमें दवाई लगा ले, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से जो थेरेपी अपनाई जाती है, पॉलिसी अपनाई जाती है, उसको कहते हैं शॉक थेरेपी। यही शॉक थेरेपी रूस और मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ अपनाई गई, और इसी को ही हम कहते हैं शॉक थेरेपी। और शॉक थेरेपी किसने अपनाई? ये IMF ने अपनाई। किसकी इशारे पे अपनाई? USA की इशारे पे अपनाई। तो USA की प्रणाली को पूरे विश्व में लागू किया गया। उसी समय भारत में भी ये 1991 में पॉलिसी को अपनाया गया था, जिसमें पॉलिसी क्या थी? जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण तीनों शब्दों को अपनाया गया था भारत में भी। वो उसी की ही देन है, क्योंकि भारत की स्थिति भी इस समय नाजुक थी और भारत को भी पैसे की आवश्यकता थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये प्रणाली जो है, इस प्रणाली को
वैश्विक स्तर पर या यूं कहा जाए कि कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि शॉक थेरेपी। तो आज इतना ही, कल फिर पढ़ेंगे, कल और जानेंगे कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।